वेलकम स्टूडेंट्स। गैलियस थ्योरीज के इस सीरीज लेक्चर में आज हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फिक्स्ड फील्ड्स के बारे में पढ़ा था और फिक्स्ड फील्ड हमने ई एच से डिनोट करा था और ई एच में जो एलिमेंट्स आते हैं दे आर लाइक एलिमेंट्स ऑफ ई जिनको H is group of subgroup of automorphism on E। तो H के सभी एलिमेंट जो हैं उस एलिमेंट को फिक्स रखते हैं, वही E के एलिमेंट EH में आते हैं। सो इसी के ऊपर अब ये थ्योरम है कि लेट H be a finite subgroup of group of automorphism of a field F, field E, then dimension of E over EH is equal to order of H। ठीक, तो स्टूडेंट्स देखो, अगर लास्ट वीडियो को अगर आपने देखा हो तो हमने ये प्रूव करा है कि ये जो EH होता है वो E का सब फील्ड है। तो इट मीन दैट E इज एक्सटेंशन ऑफ EH। तो ऑब्वियस है कि ये अगर हमारे पास E है, ठीक, सो EH जो होगा वो डेफिनेटली E के अंदर कंटेन्ड होगा। क्यों? क्योंकि जो EH के एलिमेंट, EH में वही एलिमेंट आएंगे E के जिनको H के अंदर जो मैपिंग्स है, ऑटोमॉर्फिज्म है, उनको फिक्स करेंगे। तो वही एलिमेंट E के आएंगे जिनको H के एलिमेंट फिक्स करेंगे। तो डेफिनेटली सारे के सारे एलिमेंट को वो फिक्स नहीं करेंगे, कुछ एक एलिमेंट्स होंगे जो फिक्स नहीं होंगे। सो दैट विल नॉट बिलोंग्स टू EH। तो डेफिनेटली EH जो होगा वो सब फील्ड ऑफ E होगा। तो डेफिनेटली E जो हुआ वो EH का एक तरह से एक्सटेंशन हुआ। तो डायमेंशन ऑफ E ओवर EH इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। सो हम इसका प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये मान लिया कि लेट H इक्वल टू H में जो ऑटोमॉर्फिज्म होंगे वो हमने मान लिया, क्योंकि H जो होगा वो सब ग्रुप होगा तो डेफिनेटली इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा G2। सो हमने इसमें एलिमेंट मान लिए N। क्लियर? और इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ H जो हो गया वो N होगा, क्योंकि इसके अंदर H एलिमेंट्स हैं। एंड साथ में हमने मान लिया लेट dimension of E over EH is equal to M। ठीक, सो इट मीन्स दैट हमें, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ऑर्डर ऑफ H जो है वो N है, तो डेफिनेटली हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि N और M जो वो इक्वल है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करने के लिए M और N को इक्वल प्रूव करने के लिए
पहले हम ये प्रूव कर देंगे कि m जो है वो n से छोटा नहीं है और m जो है वो n से बड़ा भी नहीं है। तो डेफिनेटली एक ही केस बचता है फिर कि m जो होगा वो n के इक्वल होगा। तो फर्स्ट पहले केस में हम सपोज कर लेते हैं इफ पॉसिबल m is less than n, ठीक। सो अब हमने ये कंट्राडिक्शन हमें मिलेगी, तो कंट्राडिक्शन किस तरह से हमें आएगी इसके लिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमने ये मान लिया कि जो ई के बेसिस में जो एलिमेंट है तो कितने एलिमेंट होने चाहिए, डेफिनेटली m एलिमेंट्स होंगे, तभी ये आपका डायमेंशन जो है वो m आएगा। सो डेफिनेटली इसमें ई के बेसिस में जो बेसिस में एलिमेंट होंगे वो m होंगे। v a basis of e over eh, ठीक। नाउ we consider the system of m homogeneous linear equations and किस तरह की इक्वेशन होगी, G1 of AJ x1 plus G2 AJ x2 plus so on so plus Gn AJ xn equal to 0। तो ये आपकी m इक्वेशन है, तो डेफिनेटली j पे जो वेरिएशन होगी वो 1 to m होगी। सो where j is varies from 1 to m, इन यहाँ पे अननोन जो लिए वो हमने कितने लिए, n लिए, ठीक। और देखो n जो है वो m से बड़ा है, सो हमने ले लिए इन n unknowns x1 x2 so and so xn। ओके, सो नाउ अगर हमारे पास इक्वेशन जो है वो m है, ये आई थिंक यू गॉट ना, वाई इज m, क्योंकि पहले आई j की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर 2 पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन इज लव टू m। दिस इज द सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस इन n unknowns। सो सिंस हमारे पास जो m है, सिंस m जो है वो n से छोटा है, इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन कम है और जो अननोन है वो ज्यादा है। तो क्या होगा, डेफिनेटली इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देयर इंप्लाइज दिस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं, इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं। जैसे अगर हमारे पास सपोज कर लो कि हमारे पास इक्वेशन है, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है, अननोन्स कितने हैं, 2 है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की कुछ वैल्यू ले लेंगे, लेना पड़ेगा, k आएगा, और k डेफिनेटली नॉन 0 होगा। तो उसी तरह से x की वैल्यू माइनस k आ जाएगी, तो हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया, एंड दिस इज नॉन ट्रिवियल, ठीक। तो जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कम हो और अननोन ज्यादा हो तो डेफिनेटली उसके पास एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और
नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है कि वो ये जो x1 x2 ये सारे जीरो नहीं होंगे, है ना। नॉन ट्रिवियल का मतलब ये होता है अगर ये सारे के सारे जीरो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। नॉन ट्रिवियल मींस देयर विल बी सम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जिसमें ये जो आपके सॉल्यूशंस होगा वो नॉन जीरो होगा, ठीक। सो अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, सो देयर एग्जिस्ट y1 y2 so and so yn belongs to E, not all zero, not all zero such that, ठीक। ये समझ गए आप। नॉन जब आप अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो उसमें हो सकता है कि सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन जो सेट होगा वो डेफिनेटली कितने टुपल का होगा, n टुपल का होगा। क्यों होगा? क्योंकि सॉल्यूशन सेट जो होगा वो उसमें इस तरह से n टुपल का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें अननोन अननोन हमारे पास इस तरह से x1 की वैल्यू होगी, x2 की होगी, xn की होगी। तो इस इट पॉसिबल, ये तो पहली बात तो ये कि सारे के सारे जीरो तो हो नहीं सकते, ठीक। सारे के सारे जीरो हो नहीं सकते। अगर सारे जीरो होंगे तो फिर तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ x1 की वैल्यू जैसे हमने y1 मान लिया, ये y2 मान लिया, इस तरह से इसकी xn की yn मान लिया। तो इसमें हो सकता है कि हमारे पास स्टार्टिंग के जो आर सॉल्यूशंस हो वो नॉन जीरो हो, बाकी जीरो, या पहला जीरो है, दूसरा नॉन जीरो है, तीसरा जीरो है, चौथा नॉन जीरो है, लाइक दैट। तो सारे के सारे जीरो नहीं होंगे। अगर सारे के सारे जीरो होते तो फिर तो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लाइन कि सारे के सारे जो होंगे वो नॉट ऑल जीरो सच दैट, और ये जो सॉल्यूशन होगा वो डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस दैट G1 of AJ Y1 A2 G2 AJ Y2 plus so on so GN AJ yn equal to 0। गॉट इट। और इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, और वेयर जो j है वो तो 1 to m वेरी कर रहा है, ठीक। नाउ लेट, अब ये जो इक्वेशंस है, ये जो ए जे है, ये डेफिनेटली हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं? ये ए जे कहाँ से लिया हमने? क्योंकि जो जी एच के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ये एच के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मैपिंग्स है ना, ऑटोमॉर्फिज्म है। तो डेफिनेटली ये सारे के सारे जो जी आई होंगे दैट विल बी वेरीज फ्रॉम ई टू ई, ठीक। तो डेफिनेटली इसका जो डोमेन है वो क्या होगा? ई होगा। तो डेफिनेटली जी के साथ जो एलिमेंट एसोसिएट होंगे वो ई के होंगे, और ई का बेसिस हमने ये लिया है, तो डेफिनेटली ये एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं ई से, ठीक, कोई एलिमेंट ले लिया, और अगर ये एलिमेंट लिया ई से, तो डेफिनेटली ये एलिमेंट जो होगा ई के बेसिस के लिए कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, ठीक। सो अल्फा A1 अल्फा 2 A2 प्लस सो ऑन सो अल्फा M AM, और ये सारे के सारे जो अल्फा आईज होंगे ये कहाँ से आएंगे? क्योंकि ये ई जो है वो फील्ड है ओवर ई एच। सो डेफिनेटली ये कोफिशिएंट्स आएंगे वो डेफिनेटली सारे के सारे जो कोफिशिएंट होंगे ये ई एच को बिलोंग करेंगे, ठीक। सो इट मीन्स दैट ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 जो है वो होल्ड कर रही है जी के अलग अलग एलिमेंट के लिए, जी A1 के लिए भी, A2 के लिए भी, A3 के लिए भी, इसे m एलिमेंट, तो डेफिनेटली ये ए के लिए भी होल्ड करेगी। सो इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आएगा? G1A Y1 प्लस G2A Y2, देखते हैं ये इसके लिए भी होल्ड करनी चाहिए, और यहाँ पे बन जाएगा GN रे YN
अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू 0 आना चाहिए, देखते हैं आता है कैसे आता है 0। ए का वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ए की वैल्यूज हमारे पास है G1, और इसको समेशन में लिख लेते हैं, इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय। आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, और यहाँ बनेगा अल्फा आई ए आई, और बाहर बनेगा, बाहर हमारे पास y1 एज इट इज प्लस सो लास्ट टर्म लिखता हूँ साथ में, तो यहाँ पे बनेगा Gn, और a का एक्सप्रेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to m एंड अल्फा आई ए आई एंड yn एज इट इज। ठीक, तो ये आपका G1 जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक, और ये जो ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म पक्का होगा, और जब हम इसको अप्लाई करेंगे इन दोनों पे तो डेफिनेटली ये बनना चाहिए हमारे पास G अल्फा आई ए आई। ठीक, ऐसे बनेगा अलग अलग एलिमेंट के लिए, इसके लिए फिर इसके लिए फिर इसके लिए एलिमेंट अप्लाई होगा, ये बाहर समेशन आ जाएगा। बट ये जो अल्फा आई है इसको हम लिखेंगे ऐसे, अल्फा आई G1 ऑफ अल्फा आई एंड G1 ऑफ ए आई। ठीक, और बाहर समेशन लग जाएगा ऐसे। लेकिन जो अल्फा आई है वो किसको बिलोंग कर रहा है, EH को, और EH में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, फिक्स होंगे, क्योंकि ये G1 H का एलिमेंट है, तो डेफिनेटली G1 ऑफ अल्फा आई क्या है, अल्फा आई ही आएगा, बिकॉज इट बिलोंग्स टू फिक्स फील्ड EH। व्हाट माय पॉइंट? तो डेफिनेटली इस तरह से अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में आएगा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m अल्फा आई एंड G1 ऑफ AI। उसी तरह से y1 एज इट इज प्लस सो यहाँ पे बनेगा हमारे पास समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to m अल्फा आई एंड G1 ऑफ AI and yn as it is. So why this? You can see कि यहाँ पे सभी से समेशन हम बाहर निकाल सकते हैं, और सभी से अल्फा आई भी आपका बाहर आ जाएगा। सो व्हाट वी गेट, आई वेरीज फ्रॉम 1 to m अल्फा आई, और ब्रैकेट के अंदर बनेगा G1 AI प्लस सो ऑन सो Gn ऑफ अल्फा आई, और ये एक्सप्रेशन वे सेम इसके इक्वल है जो हमारे पास साथ में यहाँ पे y1 भी आएगा, यहाँ y1 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास yn बनेगा। सो दिस इज y1 प्लस और yn, और इस एक्सप्रेशन को देखें तो दिस इज सिमिलर टू दिस, बिकॉज ये 1 के लिए भी होल्ड कर रहा है, 2 के लिए भी होल्ड कर रहा है, और 3 के लिए भी होल्ड कर रहा है, और अप टू m के लिए। इक्वेशन 1 से दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, सो व्हाट वी गेट, दिस इक्वल टू 0। तो ये 0 के इक्वल आ गया। इट मीन्स दैट व्हाट वी गेट G1 of A y1, G2 of A y2, plus so on so Gna of yn equal to 0। ठीक, सो ये जो y1 और y2 और अप टू yn है, ये हमारे सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा हमने कि ये दे आर नॉन जीरो, ये चीज नॉट ऑल जीरोस। ठीक है, नॉट ऑल जीरोस। और अगर इस एक्सप्रेशन को देखें, इस रिलेशन को देखें, और ये रिलेशन आ रहा है और ये आपका इक्वल टू 0 आ रहा है, और इसके जो कोएफिशिएंट है दे आर नॉन जीरो, सारे के सारे जीरो होते हैं, तो ये जो आपकी जो
एम्बेडिंग ये आपकी लीनियर इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जीरो नहीं है, तो इट मीन दैट इम्प्लाइज डिस्टिंक्ट embeddings G1, G2, so and so, Gn are linear dependent, और ये linear dependent हो गया which is contradiction. क्यों contradiction है? Contradiction for dead kind lemma, क्योंकि डेडलाइन लेमा में हमने ये प्रूव करा था कि जो डिस्टिंक्ट एम्बेडिंग्स होती हैं वो ऑलवेज लीनियर इंडिपेंडेंट होती है, तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि दे आर डिपेंडेंट, तो इट मीन दैट इज कंट्राडिक्शन. सो कंट्राडिक्शन क्या हुई? हमने क्या माना था? हमने माना था कि जो m है वो n से छोटा है. इट मीन्स दैट हेंस या therefore m is greater than equal to n. m जो है वो n से बड़ा है. ठीक, तो अब हमारे पास केस बच गया कि m इक्वल टू n तो हमने प्रूव ही करना है, लेकिन m ग्रेटर देन n हम लेके चलना पड़ेगा, और इस पे भी हमने कंट्राडिक्शन शो करनी पड़ेगी. तो अगेन, तो नाउ सपोज इफ पॉसिबल m इज ग्रेटर देन n. ठीक, m जो है वो n से बड़ा है, तो हम ऐसे करते हैं कि देन इसके e के बेसिस में, देखो हमने क्या किया था, हमने e के बेसिस में यहाँ पे m एलिमेंट्स थे, तो m एलिमेंट्स लिए थे हमने. ठीक, अब हम बोल रहे हैं जो m है वो n से बड़ा है, तो इट मीन दैट हम यहाँ पे n से बड़े एलिमेंट ले लेते हैं. इट मीन दैट इस बेसिस में हम एलिमेंट ले लेते हैं n+1. अगर n+1 के लिए ट्रू होगा तो बाकी के लिए भी ट्रू होगा. सो देन देयर एग्जिस्ट a set of n+1 elements of E that are linear independent over EH. I hope you understand this. पहले हमने यहाँ पे m एलिमेंट्स माने थे जो लीनियर इंडिपेंडेंट थे, लेकिन अब हम m ले रहे हैं कि n से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली m में जो एलिमेंट होंगे वो n+1 ले लिया, हमने एक ज़्यादा ले लिया. तो इसका मतलब अब इसके पास जो एक सेट होगा, मतलब इनफैक्ट m की जो वैल्यू हो गई वो m+1 हो गई, और ये जो n+1 एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा ओवर EH. Got it? So let such a set V, सेट को लिख लेते हैं A1, A2, so and so, an+1. ठीक, consider the family of n homogeneous linear equations. ठीक, तो देखो फर्क क्या है. पिछले बार हमने क्या किया था, जब हमने mn से छोटा लिया था, तो यहाँ पे हमने m होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस ली थी. ठीक, और यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हम n होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस ले रहे हैं. ठीक,
तो इसको भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं किस तरह से टैकल करना है इसको। सो यहाँ पे हमने क्या किया, जी जे ऑफ A1 x1 जी जे A2 x2 plus so on so g j a n plus 1 x n plus 1 equal to 0 and j varies from 1 to so and so n। तो थोड़ा सा ये भी आप चेक कर सकते हो कि लास्ट जो हमने सिस्टम लिया था उसमें हमने इसके डोमेन को वेरी कराया था, j इज वेरीज फ्रॉम 1 टू m, और इस बार हम इस g के सब्सक्रिप्ट को वेरी कर रहे हैं। ठीक, सो j इज वेरीज फ्रॉम 1 टू n, क्योंकि g जो है वो h के एलिमेंट है, तो h के एलिमेंट तो n ही है, क्योंकि g सारे के सारे जो है वो h के एलिमेंट है, तो j इज वेरी फ्रॉम 1 टू n। तो डेफिनेटली g की वैल्यू, जब j की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर सेकंड थर्ड लाइक दिस। और सो ये जो सिस्टम है ये कितने अननोन्स में हो गया, n+1 अननोन्स, और अननोन्स कौन कौन से हो गए आपके पास, x1 x2 so xn+1। सो वही बात होगी, यहाँ पे भी हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो n है और अननोन जो है वो ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो देयर एग्जिस्ट y1 y2 so and so yn+1 belongs to E, not all zero, not all zero। तो solution स्लैश सेट एग्जिस्ट करेगा, ठीक, such that g j a1 इसको सेटिस्फाई करेगा ये, g j a2 y2 प्लस so on so g j x n+1 x y n+1 equal to 0। तो गिव इट इक्वेशन 2, ठीक, and here j is varies from 1 to n। ओके, सो अब डेफिनेटली यहाँ पे ये सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, हमने ये क्लेम करा है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो जीरो हैं उनको हम अलग लिख लेते हैं, जो नॉन जीरो उनको अलग लिखते हैं। तो चूज y1 y2 so on so yn+1 so that as few as possible non-zero and numbered, उनका रीनंबर्ड भी कर देंगे हम, रीनंबरिंग कर देंगे। सो दैट रीनंबरिंग का मतलब है कि जैसे मान लो कि y1 हमारे पास 0 हो गया, ठीक है, फिर y2 हमारा पास नॉन जीरो है, ठीक, फिर y3 आपका 0 है या नॉन जीरो है, फिर y4 आपका 0 है, लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, नॉन जीरो को अलग लिखेंगे, तो इसको हम y1 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, जो नॉन जीरो उनको अलग लिख लेंगे और जो आपका जीरो अलग लिख लेंगे। तो री नंबरिंग का मतलब ये हुआ, so that yi is not equal to 0 when I is 1 2 up to r। तो ये हमारे एलिमेंट जो है मान लिए कि नॉन जीरोज हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स बच गए कौन कौन से बच जाएंगे, y r+1 r+2 अप टू y n+1 जो है वो इक्वल टू हमने 0 मान लिया हमने, ठीक। सो जब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशंस बचेगी दैट विल बी, सो देयरफॉर इक्वेशन 2 implies g j a1
y1 plus so on so g j a r y r इक्वल टू 0, गिव इट इक्वेशन 3। तो बाकी हमने एलिमेंट इसके जो 0 थे वो लिखे ही नहीं, मीन टू से दैट। नाउ लेट, एक एलिमेंट ले लिया हमने H से, तो डेफिनेटली H में जो एलिमेंट है वो क्या है, G1 G2 सो एंड सो Gn एलिमेंट है। तो G हम लिए तो G की वैल्यू G2 भी हो सकती है, G3 भी हो सकती है, Gn भी हो सकती है, G1 भी हो सकती है। तो एक एलिमेंट हमने G से लिया, H से लिया, एंड ऑपरेट ऑन 3, और इक्वेशन 3 पे ऑपरेट कर दिया हमने विद G। सो जैसे ही ऑपरेट करेंगे, व्हाट वी गेट, इक्वेशन 3 implies G of Gj a1 y1 प्लस सो एंड सो, अलग अलग ऑपरेट कर दिया, एक बार ऑपरेट कर दिया दोबारा अलग अलग भी कर सकते हैं। तो G ऑफ Gj ar yr इक्वल टू 0, तो y ऑफ 0 0 आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि नॉन जीरो है तो डेफिनेटली सभी एलिमेंट के लिए 0 हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो हमारे पास बनेगा G, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो हमारे पास ये बन गया, और G ऑफ y1 प्लस सो एंड सो G Gj ar एंड G ऑफ y ऑफ r। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि हमारे पास G जो है, G जो है वो H को बिलोंग कर रहा है, और Gj जो है वो भी H को बिलोंग कर रहा है। तो डेफिनेटली G इंटू Gj भी क्या होगा, वो H को ही बिलोंग करेगा। ठीक, सो डेफिनेटली ये जो आपका G इंटू Gj आएगा, ये हमारे पास जो एलिमेंट बनेगा वो इन n में से कोई ना कोई बनना है, या तो G1 बनेगा या G2 बनेगा या G3 बनेगा, कोई ना कोई एलिमेंट इनसे ही बनना है। तो इट मीन दैट वी कैन राइट लाइक दिस कि ये आपका Gj के बराबर ही आएगा, और Gj जो होगा वो 1 to n होगा। तो मीन टू से दैट इसको हम Gj राइट डाउन कर सकते हैं। मेरी बात समझिए ना आप? ठीक, क्योंकि ये ऑपरेटर है तो वो ऑपरेट करेंगे, क्यों क्यों इनमें से ही आना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप है। ग्रुप के जब दो एलिमेंट्स को जब ऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली एक एलिमेंट ग्रुप से ही आना चाहिए, बाहर से तो आ नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशंस कैन बी write like this. So we get Gj a1 G of y1 plus so and so Gj ar G of yr equal to 0. ठीक, so we just giving it equation number 4. ठीक, नाउ अगर अब हमने इक्वेशन 4 और 3 में से, इक्वेशन नंबर 3 में से ये टर्म्स, और हमने फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट टर्म को यहाँ से कैंसिल आउट करना है हमने। तो डेफिनेटली इसमें और इसमें ये देखा जाए तो ये टर्म तो सेम है, दोनों में yj aj तो है, a1 तो है, पर वहां इस इक्वेशन में y1 है और इस इक्वेशन में हमारे पास gy1 है। तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा g ऑफ y1 से, एंड इक्वेशन 4 को करना पड़ेगा y1 से। सो इफ वी मल्टीप्लाई multiply 3
y g of y1 and equation 4 of 4 y1 and subtract और सब्ट्रैक्ट करें, देन वी गेट, हमारे पास क्या बनेगा, तो फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा जी जे a2 सेकेंड टर्म बचेगी, और सेकेंड टर्म के अंदर जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, y2 g1 से मल्टीप्लाई करा इक्वेशन 3 को, तो y2 के साथ y ऑफ g1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, यहाँ पे होगा y1 से मल्टीप्लाई करा है तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा जी y2 इंटू y1 से मल्टीप्लाई करा है, ये बनेगा, एंड प्लस सो एंड सो, आप सीधी लास्ट टर्म लिखते हैं, तो लास्ट टर्म में क्या बनेगा हमारे पास, ये टर्म तो आपकी कॉमन बाहर आ जाएगी, सो वी कैन राइट लाइक दिस, जी जे ऑफ ए आर, और अंदर जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास वाई आर जी y1 से मल्टीप्लाई करा है तो ये आएगा माइनस जी, ये आपके पास आएगा जी वाई आर, ये टर्म आ गई, और इसको हमने y1 से मल्टीप्लाई करा है तो y1 इक्वल टू 0। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक। सो नाउ वी गेट इक्वेशन नंबर 5, ठीक, और यहाँ पे जो j वेरी करेगा, where j varies from 1 to n. So equation 5 में जो टर्म्स हैं वो डेफिनेटली कम है इन कंपैरिजन टू इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में कितनी टर्म्स हैं, y1 से लेके yr तक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वेशन y2 से लेके yr तक है, इट मीन दैट यहाँ पे एक टर्म कम है, तो वी कैन राइट इक्वेशन 5 is a system of equations या सिंपल इक्वेशंस, यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं, 5 is a system of equations like 3 but with fewer terms, टर्म जो है वो कम हो गई है, उसमें एक ज्यादा टर्म है, एंड which gives a contradiction unless all the coefficients y yi g ऑफ y1, ये वाला टर्म, ठीक, माइनस y1 g ऑफ yi, r की जगह मैंने i लिख दिया, इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो हमारे पास कंट्राडिक्शन आएगी, क्यों, क्योंकि हमने ये क्लेम करा है कि जो हमने इक्वेशन 3 में जो हमने ये टर्म्स लिखी हैं y1 y2, ये सारे के सारे जो होते नॉन जीरो थे, ये भी नॉन जीरो था, ये भी नॉन जीरो था, तो अगर ये हमारे पास 0 आ गया, ठीक, अगर ये 0 होता है तो देयर विल बी अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि है तो ये बिल्कुल सिमिलर, तो इसका कोएफिशिएंट अगर ये 0 आता है तो
देयर विल बी ए कंट्राडिक्शन। देखते हैं तो कैसे, वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। तो इफ हम मान लेते हैं, इफ दिस हैपन देन, अगर ये इक्वल टू आता है हमारे पास, अगर इसको हम मान लेते हैं कि दे आर इक्वल, तो इक्वल टू 0 होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू g ऑफ वाई आई। और फर्दर इंप्लाइज वाई आई एक तरफ कर लेते हैं, सो देयर विल बी इनवर्स, एंड यहाँ पे बन जाएगा जी वाई आई एंड जी वन का इनवर्स। तो ये होमोमॉर्फिज्म है, तो वाई इनवर्स तो होमोमॉर्फिज्म है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट इज वाई आई, और ये इनवर्स जो है वो इसके अंदर चला जाएगा लाइक दिस। और फर्दर वाई आई वाई वन इनवर्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई आई वाई दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट हम इसमें पुट कर रहे हैं वही एलिमेंट बाहर आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट कहाँ पे होना चाहिए, ये फिक्स फील्ड में होना चाहिए। दैट इंप्लाइज वाई आई वाई वन इनवर्स बिलोंग्स टू ई एच। ठीक, गॉट इट। सो therefore there exist z1 z2 so ये आई कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 to r, क्योंकि r एलिमेंट थे। सो दिस there will be r element zr belongs to fixed field eh such that ये वाई आई वाई वन इनवर्स जेड आई के बराबर होगा। ठीक, एंड दिस आई वेरीज फ्रॉम 1 to r। तो यहां से हमारे पास वाई आई कितना आ गया, वाई आई इज इक्वल टू वाई वन जेड आई, गॉट इट। और हमारे पास इक्वेशन 3 से देन रिलेशन 3 विद j की वैल्यू वहां पे हम 1 पुट करते हैं, विद j इक्वल टू 1 बिकम्स g1a1 y1 है, तो y1 की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, तो y1 इस विल बी y1 z1 प्लस so g1 ar y1 zr इक्वल टू 0। ठीक, सो इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो थ्रू आउट बाई कॉमन है ना, एंड वाई तो आपका अननोन है, नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो है तो डेफिनेटली हम बाई को यहाँ से हटा सकते हैं। सो वी गेट ए g1 a1 z1, और यहाँ पे g2 a2 एक टर्म और लिख लेते हैं, प्लस सो g1, यहाँ पे भी g1 आएगा क्योंकि हमने j इक्वल टू 1 के लिए लिखा है ये 1, और यहाँ पे आ गया ए आर जेड आर इक्वल टू 0। और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये रीजन इसका आ गया बिकॉज y1 इज नॉट इक्वल टू 0। बट ये जो आपके जेड आई है, ये जो जेड आई है हमारे पास, ये किसको बिलोंग कर रही है, फिक्स फील्ड को। ठीक है, आई वेरीज फ्रॉम 1 to r। अगर ये फिक्स फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली
तो जी ऑफ जेड आई जो आएगा वो जेड आई के बराबर ही आएगा, तो फिक्स फील्ड में एलिमेंट सेम आता है। तो इस जेड वन को हम लिख सकते हैं therefore G1 of A1 it is GZ1, G1 वन के लिए होल्ड कर रहा है तो वन के लिए, और यहाँ पे GZ2 प्लस सोन सो G1 AR और G1 ऑफ ZR इक्वल टू 0। सो ये होमोमॉर्फिज्म है, तो हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं G1 ऑफ A1 Z1 प्लस G1 ऑफ A2 Z2 प्लस so and so G1 of AR and ZR इक्वल टू 0। और यहां से इसको हम कंबाइन करके इस तरह से भी ले सकते हैं Z1 G1 of A1 Z1 A2 Z2 plus so and so AR ZR इक्वल टू 0। बट यहां से हमारा जो ये G1 है वो नॉन जीरो इम्बेडिंग है, नॉन जीरो इम्बेडिंग है, तो डेफिनेटली इट मीन दैट ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर बार ये जीरो है ना, नॉन जीरो, तो इट मीन दैट G1 तो आपका कभी जीरो नहीं हो सकता। इट मीन दैट ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो इसका एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है वही जीरो होगा। देयर इम्प्लाइज A1 Z1 A2 Z2 प्लस so and so A2 AR ZR equal to 0 because G1 is a non-zero embedding। ठीक, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये जो A1 A2 AR ये हमने कहां से लिए थे? हमने लिए थे ये बेसिस से। तो अगर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बट the linear independence of A1 A2 so and so AR over EH ये हमारे लीनियर इंडिपेंडेंस हो गए। तो डेफिनेटली जो ये कोफिशिएंट है Z1 Z2 दे विल बी 0। इट गिव्स अस yields that Z1 भी 0 होना चाहिए, Z2 भी 0 होना चाहिए और ये ZR भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 0 हुए तो यहां से देखो आप, हमने क्या माना था, ये 0 हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि y1 भी 0 y2 भी 0 y3 भी 0 yr भी 0। लेकिन ऊपर क्या माना था हमने कि ये जो एलिमेंट है वो क्या है, ये तो नॉन जीरो वाले लिए थे। ठीक, सो दिस implies y1 भी 0 y2 भी 0 अप टू yr, ये सारे 0 हो जाएंगे। एंड which is a contradiction, ठीक। हेंस इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ये माना था कि m जो है वो n से बड़ा है वो भी गलत था। तो इट मीन्स दैट m इक्वल टू n का केस ही बचता है। सो एंड दैट इज dimension of EH is equal to
order of H. So this is the proof of this theorem, and this is very, very important. I hope you understand this. थोड़ा lengthy है, but you go through very simple steps हैं. And if you have any doubt, you can ask me. So this is the theorem of फिक्स फील्ड की हमारा जो E के ऊपर एक फिक्स फील्ड बनी है, तो डेफिनेटली जो फिक्स फील्ड होती है वो E का सब फील्ड होता है, तो डेफिनेटली E जो होगा E is treated as a extension of EH. तो dimension of E over EH is equal to order of H. जो जितने H के अंदर एलिमेंट होंगे उतना ही इसका dimension होगा. That's all for today's lecture. Thank you.